ये कहानी शुरू होती है सजा काट रहे कुछ कैदियों से, जिनसे रोजमर्रा की तरह पत्थर तुड़वाए जा रहे थे। अब ये लोग भाग ना पाए, इसलिए सभी आपस में बेड़ियों से बंधे हैं। जहां इन्हीं लोगों के बीच मौजूद हैं हमारी कहानी के तीन मुख्य किरदार, एवरेट, पीट और डेलमार, जो किसी तरह गार्ड्स को चकमा देकर खेतों के बीचों बीच होते हुए आज वहां से भाग निकले हैं। इन तीन की तिकड़ी का लीडर होता है एवरेट, जो पीट और डेलमार को भी अपने साथ भगा लाया था, क्योंकि एवरेट उन दोनों से एक छुपे हुए खजाने का जिक्र करता है, जिसे वो जेल में आने से पहले एक खुफिया जगह पर छुपा कर आया था। लेकिन हाल ही में उसे पता चला है कि कुछ दिन बाद वहां पर डैम का पानी छोड़ दिए जाने वाला है, जिसके लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। और अगर उन दोनों ने उसका साथ दिया तो उन दोनों को भी खजाने में बराबर हिस्सा मिलेगा। बात करें पीट की, जो अक्सर गुस्से में रहता है और एवरेट की हर बात पर सवाल उठाता है। और रही बात डेलमार की, तो वो बहुत ही भोला भाला और सीधा इंसान है। वो किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाता है, खास करके एवरेट की बातों में। खैर, आगे हम देखते हैं कि ये तीनों एक चलती ट्रेन में भागने की कोशिश करते हैं, जहां एवरेट किसी तरह ट्रेन में चढ़ भी जाता है, पर चूंकि ये तीनों आपस में बंधे हुए होते हैं, वो वापस नीचे आ गिरता है, जिसके चलते अब उन तीनों में काफ़ी बहस होने लगती है। लेकिन इसी दौरान उन्हें उसी ट्रैक पर एक बूढ़ा इंसान मिलता है, जो कि देख नहीं सकता था। अब ये लोग उस बूढ़े आदमी से मदद लेते हुए उसके सामने ही खजाने की बातें करना शुरू कर देते हैं, जहां उनकी ये बातें सुनकर वो बूढ़ा आदमी इन्हें बताता है कि जिस खजाने को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, पर जिस खजाने की तुम्हें तलाश है ही नहीं, वो एक दिन तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और जब ये होगा तो तुम्हें एक घर की छत पर एक गाय खड़ी हुई दिखाई देगी। अब उसकी ये अजीब बातें सुनकर वो तीनों एक गहरी सोच में पड़ जाते हैं। खैर, आगे हम देखते हैं कि सफ़र के दौरान ये तीनों पुलिस से छिपने के लिए पीट के कज़न वॉश के घर पहुंचते हैं, जिन्हें देखकर वॉश का बेटा इन पर गोलियों से हमला कर देता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो इन तीनों को लोन रिकवरी वाले समझ लेता है, क्योंकि अब उसके पिता ने बैंक से काफ़ी कर्जा ले रखा था, जिसे वो अभी तक चुका नहीं पाया है। और बात करें वॉश की, जो कि पेशे से एक लोहार है, और उनकी ऐसी हालत देखकर वो उनकी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाता है, जिसकी शुरुआत वो उनकी जंजीरें काटने से करता है। अब रात के समय ये तीनों सो रहे होते हैं कि तभी अचानक पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, जहां इन्हें पता चलता है कि वॉश ने ही पुलिस वालों को इत्तला कर इन लोगों के साथ धोखा किया है। और अब वो पुलिस वाले उन तीनों को घर से बाहर निकालने के लिए घर में धुआं करने लगते हैं, पर गलती से वहां पर चारों तरफ आग लग जाती है। लेकिन ऐन मौके पर वॉश का बेटा एक कार लेकर उन तीनों को वहां से निकाल लेता है, और इस तरह उनकी जान एक बार फिर से बच जाती है। लेकिन अफसोस, उनकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि आगे हम देखते हैं कि ये लोग अगले ही दिन एक खाली सड़क पर होते हैं, जिसकी वजह थी गाड़ी का खराब हो जाना। खैर, पीट वॉश के बेटे को घर वापस लौट जाने को कहता है, और ये लोग एक रिपेयर शॉप पर गाड़ी के पार्ट्स लेने पहुंचते हैं, जहां का मालिक उन्हें कुछ देर वापस आने की सलाह देता है, जिसके चलते फिर से ये तीनों पैदल सफर करते हुए पास के ही जंगल में दाखिल होते हैं, जहां ये लोग इस समस्या का हल सोच रहे होते हैं कि बिना पैसों के खजाने तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि जेल से भागे होने की वजह से उनकी जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। खैर, ये तीनों ऐसे ही बहस कर रहे होते हैं कि इतने में अचानक इन्हें बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। दरअसल ये लोग एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो बैप्टिज्म यानी शुद्धिकरण के लिए पास की झील पर जा रहे होते हैं। पीट और डेलमार जब ये देखते हैं कि शुद्धिकरण के बाद सब पापों से माफ़ी मिल जाती है, तो वो दोनों भी झट से वहां जाकर डुबकी लगा लेते हैं, जिसके बाद मानो उनके कंधों से कोई बोझ हट गया हो। खैर, अब कार ठीक होने के बाद जब ये तीनों शहर की तरफ जा रहे होते हैं, तब एवरेट उन्हें समझाता है कि तुम लोग कानून की नज़रों में अभी भी एक मुजरिम ही हो, और शुद्धिकरण से तुम इस सच्चाई से कभी नहीं भाग सकते। जहां वो दोनों हमेशा की तरह उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि एवरेट एक नास्तिक किस्म का इंसान था, जिसे सिर्फ खुद पर ही भरोसा था, ना कि किसी भगवान पर। मीनवाइल इन्हें अगले चौराहे पर एक अनजान शख्स दिखाई देता है, जो कि एक ब्लैक होता है और आज अपने एक प्रोग्राम के सिलसिले में अगले शहर जा रहा था, जिसे देख वो लोग भी उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देते हैं। अब बातों के दौरान वो उन्हें बताता है कि उसका नाम टॉमी है, और हाल ही में उसने अपनी आत्मा शैतान के हवाले कर दी है, जिसके बदले में उसे एक अच्छे कलाकार का हुनर भी मिल चुका है। तो दोस्तों, ये वक्त उस दौर का था जब ग्रेट डिप्रेशन अपने चरम पर था, जिसके चलते बहुत से लोग अंधविश्वासी हुआ करते थे। दुनिया के हर कलाकार को ऐसा ही लगता था कि उसके काम में कोई ना कोई कमी है, और यही बात टॉमी के साथ भी थी। डेलमार पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है,
जिसे सुनकर वो उसे एक रेडियो स्टेशन के बारे में बताता है जहाँ का मालिक अच्छे म्यूजिशियंस को गाना गवाकर कुछ पैसे देता है। अब ये सुनते ही एवरेट अपनी गाड़ी को उस रेडियो स्टेशन की तरफ घुमा लेता है। मंजिल पर पहुंचने पर वहां का मालिक एवरेट से उसके बैंड का नाम पूछता है, जिसका वो जवाब देता है द सॉगी बॉटम बॉयज, जिसका मतलब था नदी में भीगे हुए लड़के। खैर, अब वो चारों अपने गाने का ट्रायल देना शुरू करते हैं और आगे हम सुनते हैं एक कमाल का गाना जो कि इतना अच्छा था कि काम पूरा होने के बाद उन सभी को हाथों हाथ पैसे भी मिल जाते हैं। इतने कम वक्त में इतने सारे पैसे कमाकर उन लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी, जिसके चलते अब वो तीनों एक बार फिर से उस खजाने को ढूंढने के लिए अपना सफर जारी करते हैं। जहाँ रात होने पर ये फिर से एक जंगल में होते हैं और टॉमी का म्यूजिक एंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ इसी दौरान ये तीनों फैसला करते हैं कि खजाना मिलने के बाद ये लोग उसका क्या करेंगे। लेकिन इसी बीच उन्हें पता चलता है कि पुलिस भी उनको ढूंढते हुए वहां पर पहुंच चुकी है और उनकी कार के साथ साथ अब टॉमी भी अपनी जगह से गायब होता है, जिसे देखकर अब उन तीनों की शक की सुई टॉमी की तरफ आ टिकती है। खैर, अगले दिन ये लोग पुलिस से बचते हुए पैदल ही आगे का रास्ता तय करना शुरू करते हैं। जहां इसी बीच इन तीनों की नज़र एक तेजी से आती हुई गाड़ी पर पड़ती है जो ठीक उनके पास आकर रुक जाती है और ये लोग भी झट से उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। इस गाड़ी को चला रहा होता है जॉर्ज नेल्सन, जो कि असल में एक मशहूर बैंक लुटेरा था और आज भी पुलिस से बचकर भाग रहा था क्योंकि उसने अभी अभी एक शहर का बैंक लूटा है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि जॉर्ज को पैसों से ज़्यादा नाम कमाने की भूख है और यही वो कारण था कि वो अगले शहर में भी पहुंचकर वहाँ के बैंक को भी लूट लेता है। अब लूटपाट के दौरान वहाँ पर खड़ी एक महिला जॉर्ज को बेबी फेस कहकर उसका मजाक बना देती है, जिसे सुनकर उसे ऐसा लगता है कि मानो उसका बना बनाया नाम मिट्टी में मिल गया है, जिसके चलते वो उस शाम अपनी लूट का सारा पैसा एवरेट और उसके साथियों को देते हुए चोरी चकारी जैसे कामों से तौबा कर लेता है। खैर, आगे हम देखते हैं कि ये लोग अपनी मंजिल की तरफ जितना बढ़ रहे होते हैं उनकी खुशी भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्हें इंतजार था तो बस उस खजाने तक पहुंचने का, जिसके मिलते ही उन तीनों की दुनिया बदल जाने वाली थी। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों के उस रेडियो स्टेशन पर गाने के बाद ये लोग एक फेमस म्यूजिकल ग्रुप बन चुके थे और साफ शब्दों में कहें तो ये लोग अब एक ओवरनाइट सेलिब्रिटीज बन चुके हैं, जहां इनके द्वारा गाए गए गाने की कॉपीज मार्केट में हाथों हाथ बिक रही थी, जहां ये लोग इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थे। वहीं दूसरी ओर अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए तीनों रास्ते में कुछ सुंदर लड़कियों से मिलते हैं जो झील किनारे नहाते हुए गाना गा रही थी। लड़कियों की खूबसूरती से आकर्षित होकर ये लोग उनके द्वारा दी गई शराब को भी पी लेते हैं, जिसे पीकर ये लोग बेहोश हो जाते हैं और जब इनकी नींद खुलती है तो ये पाते हैं कि उनके साथी पीठ के सिर्फ कपड़े ही वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वो खुद नहीं, जिसके साथ साथ वो तीनों लड़कियां भी वहां से गायब हैं। डेलमार नोटिस करता है कि पीठ के कपड़ों के अंदर से एक मेंढक बाहर आ रहा है। अब डेलमार, जो कि अंधविश्वास ज्यादा करता था, उसे लगने लगता है कि वो अनजान लड़कियां कोई जादूगरनियां थी जिन्होंने अपने जादू से पीठ को एक मेंढक में बदल दिया है। एवरेट डेलमार को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर डेलमार का मेंढक के प्रति लगाव देखकर वो भी ज्यादा कुछ नहीं कहता और ये दोनों आगे का सफर पीठ के बिना ही तय करने का फैसला करते हैं। रास्ते में खाना खाने के लिए दोनों पास के ही रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं। क्योंकि अब उनके पास जॉर्ज का दिया हुआ काफी पैसा था, इसलिए वो एक महंगी डिश ऑर्डर करते हैं और डेलमार उस मेंढक को एक बॉक्स में रख देता है। अब उनकी ये फरमाइश सुनते ही पास बैठा एक अनजान शख्स उनकी तरफ घूमता है और कहानी में एंट्री होती है बिग डैन की, जो कि एक बिजनेसमैन है और उन दोनों को बेवकूफ समझकर एक बिजनेस आइडिया देता है। वो एवरेट से कहता है कि मेरे पास एक ऐसी स्कीम है जिसमें वो किसी के भी पैसे डबल कर सकता है। अब ये बात सुनकर एवरेट, जो कभी पैसा कमाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था, आज ये मौका कैसे छोड़ देता, जिसके चलते बिग डैन इन दोनों का भरोसा जीतकर इन्हें किसी सुनसान जगह पर ले आता है और उन दोनों को अपनी बातों में लगाकर वो धोखे से उन पर हमला कर देता है। तो दोस्तों, असल में बिग डैन एक फ्रॉड किस्म का आदमी होता है जो आए दिन भोले भाले लोगों को ठगता था, जहां आज उसका शिकार थे वो दोनों, जिनके पैसे और कार लेकर वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है। जहां जाते जाते वो उस मेंढक को भी मार देता है जिसे डेलमर अभी तक पीठ समझ रहा था। अब बात पीठ की हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पीठ अभी भी जिंदा है, पर कुछ अच्छी हालत में नहीं है, क्योंकि उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। दरअसल उन 3 लड़कियों ने पीठ को किडनैप करके पुलिस के हवाले कर दिया था। जहां वो पुलिस वाले पीठ को फांसी देने वाले होते हैं कि तभी अचानक
घबराया हुआ पीट अब उनके साथ एक सौदा तय करता है, जो था उस खजाने की लोकेशन और उनका अगला प्लान। अब इस बात से पुलिस वाले उसे फांसी तो नहीं देते, लेकिन फिर भी वो एक जेल से भागा हुआ कैदी था, जिस वजह से उसे वापस जेल में डाल दिया जाता है। आगे हम एवरेट और डेलमार को देखते हैं, जो बिग डैन की वजह से फिर से कंगाल हो चुके हैं, और अब ये लोग एक ट्रक में लिफ्ट लेकर उस जगह पर जा रहे होते हैं जहां एवरेट की फैमिली रहती है। ये दोनों रास्ते में कुछ कैदियों के बीच से होकर गुजरते हैं, जहां इस भीड़ में इन दोनों को पीट भी दिखाई देता है, जिसे देख ये दोनों सोचते हैं कि शायद ये पीट की तरह दिखने वाला कोई और शख्स होगा, और वो उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद ये दोनों शहर में दाखिल होते हैं, जहां एवरेट अपनी बीवी पैनी और अपनी बच्चियों से मिलता है। पैनी, जो कि एवरेट की वाइफ है, उसे बताती है कि वो जल्द ही दूसरी शादी करने वाली है, और उसने सबको बता रखा है कि एवरेट एक ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एवरेट की हरकतें हमेशा शॉर्टकट लेने वाली रही हैं, और उसके पास कोई भी स्टेबल जॉब नहीं थी। खैर, अब इस कहानी में आता है थोड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट, जो कि उस दौर की राजनीति को बयान करेगा। इस स्टेट का एक गवर्नर है जिसका नाम है पैपी, जो काफी समय से इस जगह पर अपनी सत्ता बरकरार रखे हुए था, लेकिन अब बूढ़ा होने की वजह से वो काफी चिंतित दिखाई देता है, क्योंकि अब इसके सामने एक पावरफुल पार्टी आ चुकी है जो आज उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। इस पार्टी का लीडर होता है होमर, जिसका इलेक्शन लड़ने का अंदाज थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसने एक ऐसे इंसान को हायर कर रखा है जो अपने नए नए तरीकों से होमर के लिए प्रचार करता है, जिसका नाम है वॉल्ड्रिप, जो कि अब पैनी का नया हस्बैंड भी बनने वाला है। अब इस बात से मायूस होकर एवरेट अपने दुखी मन को शांत करने के लिए डेलमर के साथ एक मूवी देखने चला जाता है, जहां कुछ देर बाद वहां पर कुछ कैदियों को लाया जाता है। कैदियों की इस भीड़ में पीट भी होता है, जिसे अपने सामने देखकर उन दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अब पीट फुसफुसाकर एवरेट से कहता है कि उस खजाने को ढूंढने मत जाना, वहां पर पुलिस भी हो सकती है। अब चूंकि एवरेट को जेल से भागने का काफी एक्सपीरियंस था, इसलिए वो रात होते ही डेलमर के साथ मिलकर पीट को किसी तरह जेल से छुड़ा लेता है। यहाँ पर पीट उन दोनों से माफी मांगता है, क्योंकि उसने पुलिस के धमकाने पर उन्हें सब कुछ बता दिया था। खैर, अब इस कहानी में आता है एक और ट्विस्ट, जब एवरेट उन दोनों से कहता है कि दरअसल ना तो उसके पास कोई खजाना है, ना ही उसकी कोई लोकेशन। जिसे सुनकर वो दोनों भी शौक हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन दोनों को एवरेट के उसी खजाने की तलाश थी। जहाँ इसी बीच एवरेट उन्हें बताता है कि उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसे अपनी बीवी पैनी की शादी रुकवानी थी, जिसके लिए उसका जेल से भागना बहुत ही जरूरी था। जहाँ उसकी ये बातें सुनकर पीट को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी सजा सिर्फ 3 हफ्ते बाद खत्म होने वाली थी, लेकिन खजाने के चक्कर में वो भी उसके साथ जेल से भाग निकला था। अब ये तीनों इस बात पर लड़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक इन्हें कुछ हलचल सुनाई देती है, और वहां जाने पर इन्हें दिखाई पड़ता है टॉमी, जिसे आज कुछ लोग पकड़कर उसकी बलि देने के लिए जा रहे थे। इस भीड़ का एक लीडर भी होता है जो किसी तरह का रिचुअल पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ था। जहां इसी दौरान एवरेट और उसके दोनों साथी टॉमी को बचाने के लिए उन लोगों के कपड़े पहनकर उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं। इस भीड़ में बिग डैन भी मौजूद होता है, और जो एवरेट और उसके साथियों को भी पहचान लेता है, जिसके चलते वो वहां पर मौजूद सभी लोगों को अलर्ट करते हुए कहता है कि हमारे बीच कुछ अनजान शख्स घुस आए हैं। ये बात सुनते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि ये एक सीक्रेट रिचुअल था जिसमें सिर्फ खास लोगों को ही बुलाया गया था। खैर, अब उस भगदड़ में एक बड़ा सा क्रॉस बिग डैन के ऊपर आ गिरता है, और मौके का फायदा उठाते हुए एवरेट और उसके साथी टॉमी को वहां से निकाल लेते हैं। जहां इसी दौरान उनकी नजर होमर पर जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि दरअसल उसी सीक्रेट ग्रुप का लीडर था। अब घबराया हुआ टॉमी एवरेट को बताता है कि उस रात यही कल्ट ग्रुप उसे वहां से उठाकर ले गया था। तो दोस्तों, यहाँ हमें उस दौर की कलर डिस्क्रिमिनेशन की एक झलक देखने को मिलती है, जब अमेरिकी लोग ब्लैक लोगों को गुलाम बनाकर रखा करते थे। और यहाँ होमर, जो खुले विचारों से इलेक्शन लड़ रहा था, वो भी असल में ब्लैक लोगों से नफरत करता था, लेकिन शहर वालों का भरोसा जीतने के लिए एकता और भाईचारे का दिखावा करता फिर रहा है। अब एवरेट अपने दोस्तों से मदद मांगते हुए कहता है कि मुझे अपनी बीवी को वापस लाने के लिए तुम लोगों का साथ चाहिए। जहां उसके काफ़ी मनाने के बाद वो लोग भी राज़ी हो जाते हैं, और ये लोग फिर से एक नकली म्यूजिशियन बनकर शहर की एक आलीशान पार्टी में दाखिल होते हैं, जहां पर सभी बड़े लोग और नेता शामिल हुए थे, जिनमें पैपी, वॉल्ट्रिप और होमर भी नजर आ रहे थे। खैर, अब ये लोग यहाँ पर वही गाना गाने लगते हैं जो कि इन्होंने कुछ दिन पहले उस रेडियो स्टेशन में गाया था। अब चूंकि ये गाना इतना मशहूर हो चुका था कि
पार्टी में शामिल सभी लोग ये गाना सुनकर इन्हें पहचान जाते हैं कि ये वही फेमस बैंड द सॉगी बॉटम बॉयज है, जिसके चलते वहां मौजूद होमर भी इन्हें ध्यान से देखता है और उसे एहसास होता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने टॉमी को आज़ाद करवाया था, जिसके चलते अब वो वहां पर माइक लेकर जनता में आक्रोश पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन वहां बैठे लोग इस गाने को इतना पसंद करते हैं कि होमर की एक नहीं चलती। वहीं पार्टी में मौजूद गवर्नर पैपी इस बात का फायदा उठाते हुए स्टेज पर आ जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि ये बैंड मेरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे सुन होमर और वॉल्ड्रिप, जो कि एक ही पार्टी से बिलोंग करते थे, वे जनता को बताते हैं कि ये बैंड कुछ ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो कि हाल ही में जेल से भागे हुए कैदी हैं। ऐसे में गवर्नर पैपी अपनी पावर का यूज करते हुए एवरेट और उसके साथियों की पूरी सजा माफ कर देते हैं, जिसके चलते होमर का सब किया धरा पल भर में ही चौपट हो जाता है और वहां मौजूद सभी लोग उसे उठाकर पार्टी से बाहर फेंक देते हैं। अब चूंकि एवरेट एक फेमस बैंड का लीड सिंगर है जिसे लोग इतना पसंद करने लगे थे, और तो और जो पूरे देश में मशहूर भी हो चुका था, आज उसी की बदौलत उसकी बीबी पैनी वापस उसके पास लौट आती है। अब पार्टी से बाहर आकर एवरेट पैनी के साथ रहने की बात करते हुए उसे एक बार फिर से रिंग पहनाने का वादा करता है, जिसे सुनकर पैनी कहती है कि अगर उसे रिंग पहनानी ही है तो उसे अपनी वही रिंग चाहिए जो एवरेट ने सालों पहले उसके लिए खरीदी थी। जिसे सुनकर एवरेट को याद आता है कि वो अंगूठी तो पुराने घर के एक मेज में ही रह गई है, जिसके चलते वो अगली सुबह होते ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी उस अंगूठी को लाने निकल पड़ता है। अब दोस्तों, ये वही घर था जहां खजाने का दावा करके एवरेट उन दोनों को शुरुआत में जेल से भगा लाया था, और आज वहां पहुंचकर उसका सामना एक बार फिर से पुलिस से होता है, जो पीट की जानकारी की बदौलत वहां पर आ पहुंची थी और जो वहां आकर उन सबको बंदी बना लेते हैं। अब वो तीनों उन्हें बड़ा समझाते हैं कि गवर्नर पैपी ने उन तीनों की सजा माफ कर दी है, लेकिन पुलिस वाले उनकी एक नहीं सुनते और शेरिफ भी उन सभी को वहीं पर फांसी देने का हुक्म जारी कर देता है, जिसके चलते वो सभी अपना आखिरी वक्त याद करने में लग जाते हैं। जहां इसी बीच हम देखते हैं कि ईश्वर को ना मानने वाला एवरेट आज पहली बार ऊपर वाले से उन सभी की जान को बचाने की फरियाद शुरू कर देता है। और दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, अगर सच्चे दिल से मांगो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। और फिर आता है एक सैलाब जो अपने साथ साथ वहां का सब कुछ बहा कर ले जाता है। तो दोस्तों, ये वही डैम का पानी था जिसे आज छोड़ दिया गया था, जिसके चलते मानो उस नास्तिक एवरेट का भी शुद्धिकरण हो गया हो। जहां उन तीनों की किस्मत एक बार फिर से उनका साथ दे जाती है और वो सभी पानी के ऊपर आ जाते हैं। जहां इसी बीच उन्हें उस बाढ़ में एक घर के ऊपर गाय भी नजर आती है, जिसे देखकर फाइनली अब उन्हें उस बूढ़े आदमी की वो बात समझ में आ चुकी थी जो फिल्म की शुरुआत में उसने उनसे कही थी। जहां इसी बीच टॉमी को वो अंगूठी वाला मेज भी मिल जाता है। अब फिल्म के लास्ट में हम एवरेट और उसके परिवार को देखते हैं, जहां पैनी अभी भी उस अंगूठी की जिद को पकड़े बैठी थी, क्योंकि जो अंगूठी उनको मिली थी वो एवरेट की चाची की थी। और इस तरह एक नई मुसीबत के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी आपको हंसाने के साथ साथ जिंदगी का वो फलसफा भी दे जाती है जिसकी आज के समय में हम सबको सख्त ज़रूरत है। इस फिल्म के तीनों किरदार हमारी आज की पर्सनैलिटी से हूबहू मेल खाते हैं। जहां एवरेट का किरदार एक नास्तिक के साथ साथ एक मटेरियलिस्टिक किस्म का इंसान भी है, जिसे सिर्फ दुनियावी चीज़ों से ही वास्ता था और जिसका मानना था कि इस दुनिया में सिर्फ अपने बलबूते पर ही जिंदगी को अच्छा बनाया जा सकता है, ना कि किस्मत से। वहीं दूसरी ओर पीट का किरदार दर्शाता है हमारे अंदर का गुस्सा, जो कभी भी और किसी पर भी फूट पड़ता है, और तो और जिसे अपने ऊपर कम और दूसरों पर ज़्यादा भरोसा था, जिसके चलते वो एक मुसीबत से निकलकर हर बार एक नई मुसीबत में पड़ जाता है। और बात करें डेलमार की, जो कि हमारे अंदर के भोलेपन को दर्शाता है, जो बिना कोई सवाल किए उन दोनों के साथ एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ा था जिसका अंजाम था सिर्फ और सिर्फ धोखा। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब इस दुनिया में मुसीबतें आई हैं, तब तब वो ऊपर वाला किसी न किसी रूप में यहाँ हाजिर हुआ है, जो कैसे भी करके हम सबको उस मुसीबत से लड़ने का एक रास्ता दिखा जाता है, जिस पर चलने से हमें बिन मांगे वो चीज़ें हासिल हो जाती हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन इस दुनिया का एक दस्तूर ये भी है दोस्तों, कि अगर ज़िंदगी रूपी ये रास्ता इतना आसान हो जाए तो फिर ये जीवन ही कैसा, जिसके चलते समय समय पर हमारा सामना शैतान रूपी हमारे अंदर के विकारों से भी होता है, जिनसे हर दिन लड़कर ही हम सभी वो दिया गया सबक समझ सकते हैं कि जिस खजाने को हम लोग ढूंढ रहे हैं वो तो हमें मिला ही नहीं,
पर जिस खजाने की तलाश हमको है ही नहीं, वो आज भी ठीक हमारे सामने ही है। फर्क है तो बस अपने अंदर झांक कर उसे ढूंढने का। इसलिए अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि बिकती है ना खुशी कहीं, ना कहीं गम बिकता है। लोग गलत फहमी में है शायद कहीं, कोई मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल और उम्मीदों से ही जिंदा है।